हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का आज की एक बिल्कुल नए हॉरर स्टोरी पे। अच्छा दोस्तों, एक बात सोच के देखो, रात को गर्मी का मौसम है, तुम लोग अपने घर के बाहर साइड समझ लो कि बैल्कनी वगैरह के साइड में तुम लोग सो रहे हो। जिसके घर में आंगन है वो आंगन सोच लो कि वहाँ पे सो रहे हो। रात के टाइम अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बिल्कुल पीछे एक बिना मुंडी के परछाई खड़ा है, कैसा लगेगा? चौंक गए ना? आज की ये कहानी उसी पर्पस में है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं, ये जो कहानी है ये एक दोस्त ने बताया, उनका नाम है मैक। फेसबुक से ही आया है ये स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी उनकी नहीं है, उन्होंने ये अपने पिताजी के मुंह से सुना है। तो मैं आज कुछ नया एक ट्राई करना चाहूँगा। मैं आज उनके पिताजी के जो नज़रिया है उसी के तौर पे ये कहानी सुनाना चाहूँगा। बोल सकते हो कि ये एक आप बीती होगी। तो चलो सुन लेते हैं आज की काफ़ी खौफनाक एक आप बीती। ये घटना तब की है जब मेरी उम्र 10 या 12 साल का रहा होगा। करीबन ये 1970 का घटना पकड़ लो। उस टाइम पे हम लोग हैदराबाद के डेक्कन सिटी जो इलाका है वहाँ पे रहते थे, लेकिन उस टाइम पे ये इलाका बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ करता था। हालांकि इसके आसपास का जो लोकेशन था, जो सिटी तौर पे मान सकते हैं, वो उस लोकेशन से ज्यादा डेवलप था, वो काफी पिछड़ा हुआ इलाका था। हालांकि अभी अगर तुम लोग वहाँ पे देखने जाओगे ना, तो वो एक जाना माना इंडस्ट्रियल जोन के नाम से काफी फेमस है, लेकिन पहले बिल्कुल इसका उल्टा हुआ करता था। बचपन में मैं पढ़ाई को लेके काफी ज्यादा सीरियस हुआ करता था और इसलिए मेरे मार्क्स भी काफी अच्छे आ जाते थे। तो घर में मेरे मम्मी पापा या जो भी रिश्तेदार है सभी मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे और मम्मी पापा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लाड करती थी। मेरी हर एक जो ख्वाहिश थी या मैं जो भी उनसे मांगता था वो लोग जैसे तैसे करके मुझे ला ही देते थे। और मैं भी समझता था कि उन लोगों का भी मजबूरी था, क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा भी पैसे वाले ख़ानदान से नहीं आते थे, तो मैं भी उतना ज़्यादा कोई जिद नहीं करता था। छोटा मोटा जिद तो हर बच्चा करता है, मैं भी तब करता था। तो उस टाइम पे एक बार गर्मियों की छुट्टी में एग्जाम वगैरह सब हो गया था, तो गर्मी का छुट्टी चल रहा था, तो मैंने मेरे पापा से कहा मैं मेरे बुआ के घर घूमने जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे 3 कजन्स थे, उनके साथ मुझे घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। और गर्मियों में मेरे घर में तो कोई था नहीं, मैं उनका अकेला बच्चा था, तो खामखा बोर हो जाता। तो मैंने उनसे ये थोड़ा मान लो कि जिद टाइप का ही किया। और ये जिद मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे पापा का काम का थोड़ा प्रेशर था, तो वो नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए तो मैं तुम लोगों को छोड़ने जाऊंगा और मैं भी 2-4 दिन वहाँ पे रुक जाऊंगा तुम लोगों के साथ। लेकिन इसीलिए मैंने थोड़ा जिद किया, क्योंकि गर्मियों का छुट्टी ना जाने ख़त्म हो जाएगा तब तक। तो उन्होंने ये किया, मेरे मम्मी को मेरे साथ भेज दिए कि हम दोनों ही वहाँ से घूम के चले आए। एक्चुअली जो गांव था मेरे बुआ जी का वो ज्यादा दूर नहीं था, हमारे गांव से बस 5 गांव और छोड़ के ही उनका गांव पड़ता था। तो हम लोग सुबह सुबह, मैं और मेरी मम्मी सुबह सुबह बैलगाड़ी लेके ही वहाँ पे निकल गए और शाम तक, लगभग दोपहर से शाम होने वाला था, लगभग 3 या 4 पकड़ लो, तब तक वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। बुआ जी के घर के सभी लोग हमें देख के बहुत ज्यादा खुश हुए और वहाँ पे हमारे 3 कजिन्स थे, मैंने ऑलरेडी बताया। उनमें से बुआ जी का जो बड़ा बेटा है, रामू नाम है उसका, उसके साथ मेरी काफी ज्यादा बनती थी। हम लोग बहुत मस्ती करते थे, खोर फरापत भी करते थे, खेत में घूमने जाते थे, गिल्ली डंडा वगैरह सब कुछ खेला करते थे। तो उसके साथ मेरा सबसे ज्यादा बनता था। तो मैं उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ कि अब मैं बोर नहीं होऊंगा, मेरी गर्मियों की छुट्टी काफी अच्छी जाएगी। लेकिन उस दिन हमारा तो पहुँचते पहुँचते शाम हो गया था, तो हम लोग कहीं बाहर जा नहीं पाए, ना थोड़ा खेत में भी घूम पाए, कुछ नहीं कर पाए। और गांव में उतना ज़्यादा होता भी नहीं है, रात पड़ते पड़ते वो लोग खाना वाना खा के सो जाते हैं। तो हम लोग भी वही किए, थोड़ा खाना वाना खाए और खा के सो गए। अगले दिन से घूमने फिरने निकल जाएंगे इधर उधर करके। तो लगभग 7 बजे के आसपास हुआ रहेगा। फैमिली के सब लोग, उनका एक्चुअली ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, 2 रूम्स थे, तो एक ही रूम में, और टोटल लगभग उनका 7 लोग उनके फैमिली के रहते थे और हम दोनों गए थे, तो टोटल 9 लोग। अभी गर्मी का मौसम है, तुम लोगों को पता ही चल रहा होगा कि 2 रूम है, 9 लोग कैसे रहेंगे? एक एक रूम में 5-5 लोग के हिसाब से 5 लोग और 4 लोग। तो मैं मेरे मम्मी के साथ ही रहा, मैं, मेरे मम्मी, मेरी बुआ जी और रामू,
और उसकी एक बहन, 5 लोग एक ही कमरे में सो रहे थे। और उन दिनों इलेक्ट्रिक फैन का तो कोई सिस्टम था भी नहीं, हाथ का पंखा होता था, तो हाथ पंखा चलाते चलाते लोग कितना ही सो सकते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली मुझे तो बिल्कुल ही नींद नहीं आ रहा था गर्मी की वजह से। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि बाहर से थोड़ा घूम के ही आ जाता हूँ, तो मैंने रामू को थोड़ा सा धक्का दिया कि उठ। तो रामू का भी नींद खुल गया। उसने पूछा कि क्या है। मैंने कहा रामू चल आज बाहर चारपाई में सोते हैं। तो रामू ने भी कहा हाँ चल बाहर चारपाई लगाते हैं, और वैसे भी बाहर घर से तो ज़्यादा ठंडक ही है, तो बाहर ही हम दोनों सो जाएंगे। एक्चुअली चारपाई तुम लोग जानते हो या नहीं पता नहीं, मैं बता देता हूँ। वो लकड़ी का एक बेड टाइप का होता है, लकड़ी का ढांचा होता है, 4 कोनों से 4 बाम्बू का होता है, बम्बू का पैर लगा हुआ होता है, और बीच में जो रस्सी से एक रस्सी का स्विंग देखे हो तुम लोग, आजकल काफी ज्यादा चल रहा है, तो रस्सी के स्विंग टाइप का उसमें बुना हुआ रहता है, वो स्विंग टाइप का ही रहता है, काफी सॉफ्ट सा, तो उसे चारपाई बोलते हैं। वैसे 2 चारपाई लेके हम लोग सामने के एक बड़ा आंगन रहता है, मेरे बुआ के घर में रहता था, वहां पे सो गए। और बाहर तो काफी मस्त हवा भी चल रहा था, तो मुझे सोते ही नींद आ गया। हालांकि मेरी नींद रामू के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही गहरा है, थोड़ा ज्यादा ही गहरा है, बिल्कुल ही होश नहीं रहता सोने के बाद। तो एक्चुअली रामू का क्या, वो तो पूरा खेत वेद में भी काम करता था, तो उसे काफी सुबह सुबह उठना पड़ता था, तो इसीलिए उन लोगों का उतना ज्यादा नींद गहरा नहीं होता था। अभी मैं तुम लोगों को मेरे बुआ जी के घर का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि वो किस तरीके का दिखता है। बुआ जी के घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था, जिसके राइट साइड के कोने पे था एक तबेला, जहाँ पे भैंस बकरी सभी बंधे हुए रहते थे, और बाएं साइड पे था एक मुर्गियों का छोटा सा पोल्ट्री फार्म टाइप का। वहाँ पे उनका मुर्गी भी रहते थे, 2-4 बतख भी रहते थे। गांव में उस टाइम पे सभी तरीके के ऐसे जानवर रहते थे, तो वैसे उनके घर में भी था। और उनका ये पूरा जो घर है, तबेला पोल्ट्री फार्म, उनका घर, सभी को घेर के बड़ा सा उन्होंने घेरा बना के रखा था, दीवार चढ़ा के रखा था। और वो दीवार का बिल्कुल सामने इलाके में, आंगन के छोर के बिल्कुल सामने में एक बड़ा सा गेट था, ठीक है। और उस रात को हम लोग बिल्कुल आंगन के बीचों बीच हमारे चारपाई लगा के सो रहे थे। उसी रात रामू को, एक्चुअली मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, रामू को हुआ था, और मुझे तो उतना ध्यान भी नहीं था, मैं तो सोते ही मस्त थका हुआ था, सो गया मैं। अगले दिन मुझे उसके जुबान से ही ये घटना का पता चला, ना कि मुझे, हालांकि पूरे परिवार को ही पता चला, क्योंकि उसका हालत थोड़ा खराब था। बताता हूँ। अगले दिन सुबह मैं जब नींद से उठा तो रामू की तरफ देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा। इतनी गर्मी में मेरा तो पूरा हालत खराब हुआ पड़ा था बाहर सोते हुए भी, जबकि रामू पूरा एक मोटा सा चद्दर पाँव से लेके सिर तक पूरा ओढ़ के सो रहा था। और जब मैं उसके पास जाके देखा कि वो ऐसे क्यों लेटा हुआ है, तो चद्दर को हटाते ही मुझे ये दिखा कि उसका तो बुखार के मारे तो उसका हालत खराब हुआ पड़ा है। इतना तेज बुखार कि उसका पूरा शरीर मानो के तप रहा हो। मुझे समझ में ही नहीं आया, पिछली रात हम लोग जब सोए थे तो रामू बिल्कुल ही फिट था, और सुबह उठते ही अचानक उसे इतना तेज बुखार कैसे आ गया। हालांकि रामू हम सभी कजिन में से सबसे ज्यादा तंदुरुस्त रहता था, फिर भी उसे अचानक इस हालत में देख के मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। और मैं दौड़ के गया मेरे मम्मी और बुआ जी को बुलाने, और उन लोगों को बुला के लाया, तो वो लोग उसके सर पे वो पानी वाली पट्टी दी, और गांव में एक वैद्य जी थे, उनको बुलाया गया उनके दवाई वगैरह के लिए। तो वैद्य जी आए, उसको काढ़ा वगैरह पिलाया और कुछ दवाई वगैरह दे के वो लोग चले गए। उस टाइम पे क्या होता था ना, उतना ज्यादा आजकल की तरह मॉडर्न दवाई वगैरह नहीं हुआ करता था। लोग आयुर्वेद और जो पानी वाली दवाई होता है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करते थे, तो वैसा ही किया गया था। और ये सब दवाई वगैरह खिलाया गया, उसको पिलाया गया, और सर पे तो पूरा टाइम उसका पानी वाले पट्टी चढ़ाते रहे हम लोग। और लगभग दोपहर के टाइम 2-3 बजे के आसपास जाके वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। इतना टाइम सुबह से लेके दोपहर तक वो पूरा बेहोशी की हालत में था। जबकि मैं जब बुआ मम्मी को बुलाने गया तब भी उसे कोई होश नहीं गया, कोई भी होश नहीं था। मैं उसके पास गया था सुबह, उसके सर पे हाथ रख के देखा कितना गर्म है वगैरह, उसका ट्रीटमेंट चला, उसे कोई भी होश नहीं था। बीच बीच में बेहोशी की हालत में ना जाने वो क्या बोल रहा था, फिसफिसा के, समझ में ही नहीं आया। और वो बोलते बोलते कांप भी जा रहा था, और बीच बीच में काफी तेज सिहर सा उठ रहा था, पूरा शरीर उसका हिल जा रहा था। हम लोग तो इसे देख के बहुत ज्यादा डर गए थे कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसको दोपहर तक होश आ गया।
लेकिन वो कुछ बोलने के हालत में नहीं था, काफ़ी ज़्यादा उसका तबीयत ख़राब था। तो लगभग शाम तक वो नॉर्मल हुआ थोड़ा बहुत, और तब जाके हम लोग उससे पूछे, ख़ासतौर पे बुआ जी उसके पास गई और पूछे कि क्या हुआ था तुझे, इतना तेज़ बुखार ऐसे अचानक तुझे आ गया और तू बेहोशी के हालत में ना जाने क्या क्या बोल भी रहा था, हम तो समझ नहीं पाए, और तू इतना कांप क्यों रहा था, सिहर भी जा रहा था, क्या हुआ बेटा बता मुझे। और तब जाके रामू ने हम सभी को जो चीज़ बताई वो सुन के तो हमारा सिट्टी पिट्टी गुल हो गया। रामू ने कहा, उस रात जब मैं और वो बाहर चारपाई पे सोने गए, रामू ने यह नोटिस किया कि उनके जो तबेले के गाय बकरी है, मुर्गियों के फार्म से मुर्गी है, बतख है, किसी का भी कोई उतना आवाज़ वगैरह नहीं आ रहा था और सभी ना जाने क्यों थोड़ा ज़्यादा ही शांत थे उस रात। तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन पूरे दिन वो भी खेत में काम करके आया था। हालांकि हम लोग तो शाम में पहुंचे थे और उस टाइम पे खबर देने का भी कोई ऐसा जरिया नहीं था, तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे, वो भी था, तो उतना कुछ ध्यान में नहीं आया और वो भी चारपाई पे लेट के सो गया था। उसका नींद तो काफ़ी ज़्यादा पतला था, मैंने ऑलरेडी बताया। तो थोड़े टाइम सोने के बाद ही जो हमारे उल्टे तरफ गेट की मैंने बात किया था, लोहे का गेट था, और वहां पे कुछ खिटर पिटर करने का आवाज आया, मानो कि कोई जानवर अपना पंजा या नाखून से वो कुरेद रहा हो। पहले तो उसे लगा कोई रास्ते का कुत्ता होगा, तो उसने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये आवाज लगातार हो रहा था तो उसे काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगा वो आवाज। तो उसने सोचा कि उठ के उसे भगा देते हैं, कुत्ता है बिल्ली है जो भी है। और उस टाइम पे तो लोमड़ी भी निकलती थी क्योंकि आसपास काफी ज्यादा जंगल हुआ करता था। तो उसने सोचा कि जो भी होगा, इंसान से तो सभी डरते हैं, तो वो एक डंडा लेके उसे हटा देंगे, भगा देंगे वहां से। लेकिन वो जैसे ही गेट की तरफ मुड़ा, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। इतना खौफनाक एक नजारा था वहां पे। उसने देखा उस लोगों के गेट के पीछे की तरफ एक बहुत लंबा सा एक परछाई खड़ा है, जिसका हाथ पैर, हालांकि पूरा शरीर तो दिख रहा था, लेकिन सिर की जगह पे कुछ नहीं था। एक बिना मुंडी की परछाई खड़ी थी उसके गेट के सामने, और जो अपने हाथ से गेट का जो लॉक एरिया होता है जिसे घुमा के खोला जाता है, वो एरिया को खोल रहा था। और वो परछाई बिना सिर के भी 7-7.5 फीट तक लंबा था। तो तुम लोग सोच ही सकते हो कितना खौफनाक नज़ारा था वो। और वो परछाई ऐसे ही गेट खोल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अभी तुम लोगों के दिमाग में आ ही सकता है कि गेट में लॉक नहीं लगा हुआ था क्या। बात ऐसी है कि उन दिनों गांव के तरफ उतना ज़्यादा कोई फैमिली रहता नहीं था और चोरी चकारी भी नहीं हुआ करता था। तो ज़्यादातर घरों में तो गेट उतना लोहे का होता ही नहीं था, लकड़ी का हुआ करता था। इनके घर में लोहे का गेट था, इसीलिए वो लोग बाहर भी सोते थे। कभी कभी सुबह होते ही वो खेत में काम के भी चले जाते थे, तो गेट में उतना ताला वाला कोई यूज़ नहीं करता था। तो आगे बढ़ते हैं। तो रामू देखता है कि जो वो परछाई है वो धीरे धीरे मेरे चारपाई के बगल से चलते हुए जो पोल्ट्री फार्म है जहाँ पे मुर्गी बतख सब रहते हैं, उसके तरफ जाने लगा। उस चीज को देख के रामू इतना ज्यादा डर गया था कि उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया था। उसके मुंह से चीख तो छोड़ो, एक आवाज तक नहीं निकली, एक चू तक नहीं निकली उसके मुंह से। वो सिर्फ मुंडी घुमा घुमा के उसे देखे जा रहा था। वो परछाई धीरे धीरे पोल्ट्री के पास जाके अपना हाथ अंदर डाला और दोनों हाथों में 2 मुर्गियों का गला पकड़ के बाहर निकाला, और ना जाने वहीं पे खड़ा होके क्या करने लगा। उसे अंधेरे में उतना ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं, लेकिन ऐसे ही लगभग 2-3 मिनट देखने के बाद उसने देखा कि वो परछाई धीरे धीरे वापस आने लगा, लेकिन आते आते उसके नज़रों के सामने ही धीरे धीरे वो गायब हो गया। उसको तो अपने आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या देखा अपने आंखों के सामने। उसका तो मानो पूरा हालत खराब हो गया था। लेकिन रामू काफ़ी ज़्यादा हिम्मती लड़का था। वो जैसे तैसे करके अपने पैरों के पास एक चद्दर पड़ा हुआ था, वो थोड़ा मोटा सा ही चद्दर था। रात में कभी कभी माहौल ख़राब भी हो जाता है बाहर का,
तो वो एक मोटा सा चद्दर रखता था अपने पैरों के पास। उसने जैसे तैसे अपने पैरों के पास से वो चद्दर उठाया, पूरा अपना मुंडी वुंडी वो ढक लिया उससे, और चद्दर के अंदर जाके वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अब तक तो उसका जुबान वगैरह बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे वो पढ़ा तो थोड़ा सा उसे ठीक महसूस हुआ, और वो ऐसे लगातार करता ही गया, और ना जाने कब उसे नींद आ गया। और सुबह मैंने उसे इस हालत में पाया, पूरे बुखार में, तबीयत खराब उसका। ये सब सुन के हम लोग तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, खास तौर पे हम सभी कजिन्स। लेकिन घर में 2-4 लोग ऐसे भी थे जो ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते थे कि ऐसा कुछ होता भी है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे जाके देख के ही आते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, क्योंकि मुर्गियाँ तो सब गिन के रखा था। लेकिन वहाँ जाके हमने जो देखा, हमारा तो पूरा हालत खराब हो गया। वहाँ पे जाके हमने सच में देखा कि 2 मुर्गी वहाँ से गायब है, सिर्फ उनके पंखुड़ियाँ पड़े हैं वहाँ पे, और आसपास काफी ज्यादा खून के बूंदे पड़े हुए हैं। तो इस चीज से तो रामू की बात बिल्कुल सच साबित होता है। और मेरे बुआ जी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं इस चीज में, और गांव के एक पंडित जी को बुलाया जाता है घर की शुद्धिकरण करने के लिए। तो पंडित जी आते हैं और एक छोटा सा हवन भी करते हैं। हवन वगैरह सब कुछ हो जाने के बाद वो घर के दहलीज में कुछ भगवान के निशान वगैरह होते हैं, चिन्ह वगैरह वो बना जाते हैं सिंदूर से, और घर के जो मेन गेट है उसके ऊपर वो मंत्र पढ़ के नींबू मिर्ची लटकाते हैं, ताकि ऐसी कोई भी काली शक्ति घर के अंदर नहीं आ पाए। और उन्होंने घर के चारों कोनों में 4 बड़े बड़े कीले मंत्र पढ़ते पढ़ते गाड़ दिए, ताकि पूरा घर सुरक्षित रहे। उन्होंने जाते जाते सभी को वो एक धागा भी दिए थे। कुछ दिनों तक एक प्रहर होता है, अमावस्या से पूर्णिमा तक, तो ऐसे 15 दिन वो धागा पहनने रखने के लिए बोले थे, और बोले थे कि ऐसा कुछ अब नहीं घटेगा, क्योंकि पूरा घर को वो शुद्ध कर दिए हैं और बांध भी दिए हैं। लेकिन उस रात के बाद हम में से किसी का भी कोई हिम्मत नहीं हुआ कि बाहर आंगन में हम सो ले, भले ही जितनी ही गर्मी पड़े। और इस घटना के 1 हफ्ते बाद मैं मम्मी के साथ अपने घर वापस आ गया। पर अभी भी जब सोचता हूँ, रामू ने जो बोला था कि वो परछाई, बिन मुंडी की परछाई मेरे चारपाई के बगल से गुजरा था, वो सोचते ही ना इतना ज़्यादा खौफ फैल जाता है मेरे अंदर कि मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का स्टोरी, बिन मुंडी की परछाई वाली? डर लगा? कमेंट में बताओ कि ये स्टोरी तुम लोगों को कैसा लगा। और ऐसा कोई अगर तुम लोगों के पास भी एक्सपीरियंस है तो आज से मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल और फेसबुक का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। तुम लोगों के पास भी अगर कोई ऐसा स्टोरी है तो मुझे लिख के भेजो, मैं मेरे चैनल पे तुम्हारी स्टोरी भी ज़रूर रखूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नए खौफनाक स्टोरी के साथ। और तुम लोग मुझे बताना, मेरा पुराना स्टाइल वाला स्टोरी ज़्यादा अच्छा था या आप बीती वाला, तो मैं ये वाला भी ट्राई करूँगा 2-4 वीडियो में और। ओके, बाय दोस्तों, लव यू।